उन बच्चों के लिए है जो डे 1 से नोट बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए है जो मिड टर्म में जिनकी आंखें खुलती है और उनके पास 4 से 5 महीने होते हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए, और उन बच्चों के लिए भी है जो लास्ट मोमेंट पे पैनिक कर जाते हैं। जब लेक्चर्स के लिए जब टीचर्स जाते हैं तो वो क्या बिना रिवाइज किए जाते हैं ना रिवाइज करके, तो फिर बच्चों को रिवीजन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ताकि बच्चे पैनिक ना करें एग्जाम हॉल में और उनको राइट मोमेंट पे याद आ जाए कि आंसर क्या है एग्जैक्टली या फॉर्मूला क्या है। इसलिए अवॉइड डिस्टर्बेंसेस व्हाइल मेकिंग नोट्स। आपको म्यूजिक सुनना है, आप पहले म्यूजिक सुन लो, उसके बाद पढ़ने बैठो। एक साथ दोनों को मिक्स मत करो। और एक ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक दिन में चाहते हैं कि मान उनका नोट्स बन जाए, मतलब कल एग्जाम है और आज बैठे नोट्स बनाने। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग आप सबसे ज़्यादा इजीली कैच करते हो। अब हमारी बात सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, सेव पेपर यूज ब्रेन। आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरी है, बहुत कुछ यहाँ पे आप रिटेन कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने निमोनिक्स तैयार किए हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन में 3 तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो यार जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस करा था नोट्स को लेकर के, वो हम लोग लेकर के आ गए। वो वीडियो किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, आपको किस तरीके से उस नोट्स में कौन कौन से पॉइंट्स को लिखना है, वो सब सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देखो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि जो हम अपने वर्ड्स में, ठीक है, लास्ट टाइम पे हम रिवीजन कर सकते हैं, और जो हम पढ़े, जो हम रिकॉल कर सकते हैं। सिर्फ आप एक पेज देखो ना तो आपको वो पूरा चैप्टर याद हो जाए। नोट्स इसीलिए होता है। तो अब कैसे बनता है और किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, वो सब सारी चीज़ें सर से जानते हैं। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट नोट्स की ज़रूरत क्या है। क्या बिना स्मार्ट नोट्स के काम बन जाएगा, अच्छे स्कोर आ जाएंगे, या स्मार्ट नोट्स हमेशा, या जो हमारे नोट्स हैं वो हमेशा लगने वाले हैं हमें। तो इस पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको फाइनली कंक्लूजन बताऊंगा। और ये सारे बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो डे 1 से नोट बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए है जो मिड टर्म में जिनकी आंखें खुलती है और उनके पास 4 से 5 महीने होते हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए, और उन बच्चों के लिए भी है जो लास्ट मोमेंट पे पैनिक कर जाते हैं और उनको लगता है कि अब हम लोग कैसे रिवाइज करें। तो ये तीनों बच्चों के लिए हम लोगों ने स्पेशली अलग अलग करके कैटेगराइज किया है कि नोट्स कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो पहला जो आप देख रहे हो स्मार्ट नोट्स क्यों बनाना है, इसके लिए अब मैं बता दूं, ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट रीजन है क्विक रिवीजन। बिना रिवीजन के मार्क्स नहीं मिल सकता आपको। एक बात बताओ, जब लेक्चर्स के लिए जब टीचर्स जाते हैं तो वो क्या बिना रिवाइज किए जाते हैं ना रिवाइज करके, तो फिर बच्चों को रिवीजन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक अच्छे स्कोर नहीं मिलेंगे बच्चों को, इसलिए रिवीजन मस्ट है। और क्विक रिकैप भी बहुत बार चाहिए, मल्टीपल टाइम चाहिए, ताकि बच्चे पैनिक ना करें एग्जाम हॉल में और उनको राइट मोमेंट पे याद आ जाए कि आंसर क्या है एग्जैक्टली या फॉर्मूला क्या है ना। तो इसके लिए आपको स्मार्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये आपके स्कोर को बूस्ट कर देगा, बिल्कुल भी आगे बूस्ट करेगा, और ये प्रूवन है ना। मैं आपको बताऊंगा रियल एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो आप 99 परसेंटाइल का स्कोर आप देख रहे हो या फिर सोच रहे हो, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए आप नोट्स पे थोड़ा सा काम करो, ठीक है ना, और जो जो बातें हम लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स क्या होता है जब हम लोग नोट्स बनाते हैं, है ना। पहले हम लोग मिस्टेक्स की बात करेंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन पे कि हम लोग को कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि जब बच्चे स्टार्ट करते हैं नोट्स बनाना तो वो डेफिनेशंस प्रॉपरली लिखते हैं, पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, पॉइंट वाइज सारे लिखते हैं, और लिखते 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 एक नई टेक्स्ट बुक बना देते हैं। मतलब जो टेक्स्ट बुक में था उनको लगता है कौन सा पॉइंट मैं ना लिखूं, सारे पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स लिखने के चक्कर में क्या करते हैं, सेम एज इट इज एक नया बुक बना देते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको उतनी लंबी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। नोट्स शुड बी प्रिसाइज, नोट्स हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए और आपके हैंड राइटिंग में एकदम नीट एंड क्लीन लिखा होना चाहिए, है ना। तो पहली चीज़ है कि यू शुड नॉट री राइट द इंटायर बुक, है ना। आपको पूरी दोबारा से बुक लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना। सो अवॉइड दिस। दूसरा है हाईलाइटिंग द इंटायर पैराग्राफ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ लेते हैं या बुक में भी आप देखोगे कि जब वो हाईलाइट करना स्टार्ट करते हैं कि ओके दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, या अंडरलाइन करते हैं, तो अंडरलाइन करते करते या हाईलाइट करते करते पूरी पेज वो जो वाइट कलर की पेज होती है ना, वो पूरी येलो कलर की दिखती है उनकी हाईलाइट करने के बाद, राइट। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता ही नहीं चलेगा। तीसरी चीज़, लिसनिंग म्यूजिक वाइल मेकिंग नोट्स। अब ये कमाल का चीज़ है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं जब नोट्स बनाते हैं तो म्यूजिक सुनते रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब आप म्यूजिक सुन रहे हो तो एक अलग तरह की एनर्जी आ रही है वहाँ से, है ना। अभी माइंड हमारा इतना तो नहीं है कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो उधर ध्यान ना जाए, तो म्यूजिक की एनर्जी अलग है। हो सकता है आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो सकता है आप लिंकिन पार्क के गाने सुन रहे हो, तो आप एग्रेसिवली लिख रहे हो। और ये बच्चों को देखते हैं हम लोग कि कई सारे बच्चे जब वो म्यूजिक सुनकर जब नोट्स बनाते हैं या फिर कुछ राइट करते हैं, कुछ लिखते हैं,
तो उनकी एनर्जी उनके म्यूजिक के हिसाब से चलती है। कोई अगर सैड सॉन्ग सुन रहा है तो वो बहुत स्लोली लिख रहा है, कोई अगर एनर्जेटिक सॉन्ग सुन रहा है ना, तो वो बहुत फास्ट लिख रहा है। तो ये तो अल्टीमेटली आने वाला है। इसलिए देखो, एनर्जी है, म्यूजिक क्या, म्यूजिक भी एक तरह का एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हम लोग अपने कॉन्सेंट्रेशन से मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। आपको कॉन्सेंट्रेट होकर अपने नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि आपकी जो दूसरी मेमोरी होती है ना, वो यहाँ पे होती है। आप जब लिखते हो ना, तो इट गेट्स कनेक्टेड। और इसलिए काफ़ी आप देखोगे कई सारे पेरेंट्स कई सालों से ये बताते आए बच्चों को कि आप हमेशा लिख के कोशिश करो, लिख के ट्राई करो। उससे क्या होता है, दिमाग में जल्दी चीज़ें बैठती हैं। और ये प्रूवन है, ये साइंस प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। सो इसलिए अवॉइड डिस्टर्बेंसेज वाइल मेकिंग नोट्स। आपको म्यूजिक सुनना है, आप पहले म्यूजिक सुन लो, उसके बाद पढ़ने बैठो। एक साथ दोनों को मिक्स मत करो, ठीक है। मल्टीटास्किंग इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन चाहिए, माइंड आपका एकदम शांत होना चाहिए और पूरे ध्यान से आपको नोट्स लिखना है ना। तो ये 3 मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाए हैं अलग अलग बच्चों को। एक है डे 1, जो बच्चे डे 1 से स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग, और एक ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक दिन में चाहते हैं कि मान उनका नोट्स बन जाए, मतलब कल एग्जाम है और आज बैठे नोट्स बनाने। तो इन दोनों बच्चों को कंपेयर करेंगे। और तीसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो मिड टर्म में जिनकी आंखें खुलती है, जब उनको मिड टर्म में खराब स्कोर मिलते हैं स्कूल्स में या फिर उनके क्लासेस में, तब उनकी आंखें खुलती है और उनको लगता है अरे अब क्या करें, अब तो 4 मंथ्स या 5 मंथ्स बचे हुए। तो इन तीनों बच्चों को हमने अलग से कैटेगराइज किया है, और इन तीनों को कैसे नोट्स बनाने चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं जो बच्चे डे 1 से स्टार्ट करते हैं अपना नोट्स बनाना, ठीक है। तो उनके लिए उनके पास होता है डिटेल नोट्स पूरे चैप्टर का, है ना। वो काफ़ी कलरफुल ऐसा नोट्स बनाते हैं, उनके पास टाइम है, तो मैं थोड़ा अलाउ कर सकता हूँ कि ठीक है, आप थोड़े बड़े कलर आप यूज़ कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव नोट बनता है, थोड़ी आई कैची नोट बनती है। तो जब आप उसको रिवाइज करते हो तो तुरंत याद होता है, क्योंकि हमारा ना एक हमारा फोटोग्राफिक इमेज का एक मेमोरी होता है। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो डिफरेंसेस जब याद करते हैं तो ऐसे याद करते हैं, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट था, मेरा याद नहीं आ रहा मुझे वो पॉइंट। तो देखो, उनका फोटोग्राफिक वो इमेज है माइंड में कि 3rd पॉइंट पे कुछ डिफरेंस लिखा हुआ था, वैसे कैच करते हैं वो। तो आई कैची नोट्स के लिए ये अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास टाइम है, आप डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इस तरह से ब्यूटीफुल नोट्स बना सकते हो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, या फिर आपके पास कुछ 1 वीक बचे हुए, 2 वीक बचे हुए, या 2 दिन बचे हुए, तो बिल्कुल ये अवॉइड कीजिएगा। इस तरह के कलरफुल नोट्स आपको बनाने नहीं हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो डे 1 से स्टार्ट करते हैं ऐसे नोट्स बनाना, है ना, और रेगुलर रहते हैं। तो इनको ये नोट्स तो बनानी ही बनानी है, लेकिन इनके पास भी एक क्विक स्मार्ट नोट्स होना चाहिए उस चैप्टर का, क्योंकि जब ये ऐसे नोट्स बनाएंगे तो ये करीबन 10 to 15 या 20 पेजेस तक जा सकता है नोट्स, डेफिनेटली जाता है ये, क्योंकि आप उसमें आराम से थोड़ा गैप देकर लिखते हो, अच्छे तरीके से लिखते हो, तो 15-20 पेजेस जाते हैं। लेकिन 15-20 पेजेस जब आप लेकर बैठोगे पर चैप्टर एग्जाम के वक्त रिवाइज करने में, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए है, ये डेफिनेटली वर्क करेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये कॉम्बिनेशन लगा दे स्मार्ट नोट्स का, ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अभी थोड़ी देर में किस तरह से बनाना है, और इसका कॉम्बिनेशन अगर ये लगा ले तो ये कमाल का रिजल्ट लेकर आएंगे ये बच्चे। तो ये हो गई बातें जो बच्चे डे 1 से उनको मालूम है कि दे विल बी रेगुलर, और वो उनको मज़ा आता है नोट्स बनाने में, कलरफुल नोट्स बनाते हैं, अच्छे अपने डायग्राम्स बनाते हैं, ब्लॉक्स में फॉर्मूलाज को लिखते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, बच्चों में होनी चाहिए चीज़, है ना। इसमें थोड़ा आर्ट भी इन्वॉल्व है। अब जिन बच्चों की आंखें मिड टर्म में खुलती है ना, जिन बच्चों की आंखें मिड टर्म में खुलती है, उनके लिए 2 नोट्स फिर से है। क्विक स्मार्ट नोट तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप बिना ज़्यादा कलर वाले नोट्स बना सकते हैं, सिंपल प्लेन। अगर आपको मालूम है कि 3 to 4 मंथ्स आपके पास है या फिर 5 मंथ्स आपके पास है, तो फिर आप एटलीस्ट ये नोट्स तो बना सकते हैं, इसके लिए आपके पास टाइम है। बट ज़्यादा कलरफुल नोट्स बनाना या फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल बनाओ, और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग आप सबसे ज़्यादा ईजिली कैच करते हो, है ना। तो आपकी हैंड राइटिंग सबसे पहले, आपकी हैंड रिटन नोट सबसे पहले आनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो फिर आप उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पे जाओ, जो कि होता है पीडीएफ के साथ साथ वो आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो कुछ पॉइंट्स के लिए, पेंसिल यूज़ कर सकते हो टिक मार्क के लिए, है ना। तो वो सब मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। रिवीजन नोट आप डेफिनेटली बना सकते हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 3 to 4 मंथ्स होता है टाइम, तो आप इसमें
10 to 15 पेजेस वाली नोट्स पर चैप्टर आप बना सकते हो, ठीक है, जो कि डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको फाइनल एग्जाम में। और इसके साथ ये क्विक स्मार्ट नोट्स, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन उनके लिए भी सही है। अब इसके बाद आते हैं लास्ट मोमेंट पे जो बच्चे पढ़ते हैं या जो हाँ 11th आवर में, अब जैसे 2 दिन के बाद एग्जाम है, बच्चे पैनिक कर रहे हैं, या 1 दिन के बाद एग्जाम है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए माइंड मैप्स है। इसकी भी ड्रॉबैक्स है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो उनको भी ये क्विक स्मार्ट नोट्स काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है, बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा ये, है ना, उनके लिए तो बेस्ट है ये। दूसरा माइंड मैप्स है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप एक ही पेज में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं ना, तो मेमोरी इजीली कैच नहीं करता एग्जाम के वक्त, आप कंफ्यूजन में रहोगे कि कौन सा पॉइंट किधर था। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ऐसे भरे भरे नोट्स हमें नहीं बनाने चाहिए, थोड़ा आई कैची नोट्स बनाओ आप, और थोड़ा स्पेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक पेज में, आपको किसी ने नहीं बोला कि एक पेज में भर के रखो सारे नोट्स, है ना, हाँ वो सारे, हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें आपको 1-2 पेजेस बढ़ने दो ना, क्या दिक्कत है, बट नीट एंड क्लीन रहेगा तो आई कैची रहेगा, आपको समझने में आसान होगी और लास्ट मिनट रिविजन में काफ़ी हेल्प करेगा वैसे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि भाई हमें बनाना कैसे। तो यहाँ तक हमने देखा कि हर जगह पे मैंने ये क्विक स्मार्ट नोट्स को रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है और कैसे बनाना है, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली क्विक स्मार्ट नोट्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे टॉपिक्स, आपको जो भी चैप्टर में टॉपिक्स है पहले आप वो लिख लो, मैं आपको सैम्पल के साथ दिखाऊंगा अभी। टॉपिक्स लिख लिया, उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप एक जगह पे लिख लो, उसी के नीचे, ठीक, उसके ठीक नीचे। फॉर एग्जाम्पल अभी केमिस्ट्री 10th क्लास में एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, तो मैंने टॉपिक लिखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उसके नीचे सब टॉपिक्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ये सारे टाइप्स हमने लिख लिए। तो एक जगह पे लिखने से ना वो थोड़ा कैच करते हो पॉइंट्स को, पॉइंट्स आप भूलते नहीं हो। उसके बाद डेफिनेशन आपको सारी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर आप, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो लर्न कैसे करेंगे। अब हमारी बात सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, सेव पेपर यूज ब्रेन। आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरी है, बहुत कुछ यहाँ पे आप रिटेन कर सकते हो, ठीक है। जब कोई भी स्टूडेंट बेसिकली जब पहली बार डेफिनेशन पढ़ता है तो वो अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ता है या फिर PDF से पढ़ता है, तो डेफिनेशन आप वहाँ से लर्न कर लीजिए, और जो डेफिनेशन का कीवर्ड है आप कीवर्ड्स यूज़ कीजिए, कीवर्ड्स यूज, पूरी डेफिनेशन आप लिखोगे तो फिर वो पूरी नोट्स बन जाएगी और फिर वो एक हैवी नोट बन जाएगा। हमें हैवी नोट नहीं बनाना है, हमें एकदम लाइट नोट बनाना है ताकि लास्ट मिनट रिविजन में काम आए और उससे चीज़ें हमें याद रहे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप डेफिनेशन हमेशा याद रखो, वहाँ पे जो कीवर्ड्स आप लिख रहे हो उससे वो कैच हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी एक डेफिनेशन है 2 लाइन की या 5 लाइन की, उसमें एक ऐसा वर्ड होगा जो कि उस डेफिनेशन से कनेक्ट करता हो, तो उस कीवर्ड से आपको डायरेक्टली डेफिनेशन का हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है ये एकदम आपके नोट्स में होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी फॉर्मूला को मिस नहीं करोगे, आप सारे फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं। अगर आप रिएक्शंस लिख रहे हो केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल तो आपको लिखने ही पड़ेंगे सारे टॉपिक या सब टॉपिक के हिसाब से। आप रिएक्शन को मिस आउट नहीं कर सकते, रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, और एक अलग से आप नोटबुक बना सकते हो रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जिन बच्चों की रिएक्शन अच्छी होती है उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल्स आपको लिखना पड़ेगा नोट्स में। अगर बायोलॉजी है या फिर और भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डायग्राम्स हैं तो डायग्राम्स भी आपको ड्रॉ करने होंगे अपने स्मार्ट नोट्स में। और लास्टली आता है निमोनिक्स, ये बच्चों को बहुत हेल्प करता है क्योंकि बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स लर्न करने होते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स उनको याद करना पड़ता है, तो कई बार कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि उन पॉइंट्स का आप एक वर्ड या फिर एक लेटर निकाल कर एक वर्ड बना लो, है ना, और आगे चलकर आप उसे यूज़ भी करोगे हायर स्टडीज़ में, बट अभी के लिए बता रहा हूँ कुछ आप न्यूमेरिक्स यूज़ कर सकते हो। जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए इन सब का मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सीधा सैम्पल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल। देखो ये सैम्पल आप जो देख रहे हो ये बेसिकली चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th का है, क्लास 10th CBSE का है ये, और पूरी की पूरी चैप्टर इन दोनों पेजेस में आ गई है। ये पूरी की पूरी चैप्टर आपको ये 2 पेजेस में दिख जाएगी, कोई भी पॉइंट्स मिस आउट नहीं है, कोई भी सब टॉपिक मिस आउट नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें हमने डेफिनेशन नहीं लिखा, क्यों? अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो फिर से एक बल्कि नोट्स बन जाएगा, हमें बल्कि नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको कैसे रिवाइज करना है वो बता रहा हूँ। जैसे आप टॉपिक पे गए केमिकल इक्वेशन, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अच्छा इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन है। अब बच्चों को रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन माइंड में रखनी है कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स।
एक सिंपल सा डेफिनेशन है, वो आपको याद रखना है। प्रोडक्ट्स, अब आप जब प्रोडक्ट में आओगे तो आपको लगेगा अच्छा मुझे प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, तो जस्ट जहाँ से आपने लर्न किया है डेफिनेशन वहाँ पे आप रिविजिट करो। या तो आपके पास, आपने अगर डे 1 से स्टार्ट किया होगा तो आपके पास नोट्स होंगे आपके खुद के, है ना, फुल चैप्टर नोट्स होंगे, या तो फिर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, तो वहाँ पे आप जाओ डेफिनेशन पे और वहाँ पे एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और अगर लर्न है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इसको टिक करो पेंसिल से, है ना। फिर आगे बढ़ो, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, फिर ट्राई करो याद करने का कि इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, क्या उनके स्टेट्स ऑफ मैटर को लिखा जाता है, हमें एरो देने होते हैं, किस तरह से स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देने होते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ना। सारी चीज़ें आप नहीं लिख सकते, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। थर्ड है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब इसके लिए तो जिन बच्चों ने रिएक्शन बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर रखी होगी उनको ही ये आएगा, वरना ये आप नोट्स बनाकर आप ठीक नहीं कर सकते इस टॉपिक को, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बट लेकिन आप पॉइंट जब आप लिखते हो तो आपको एक जगह पे आता है कि हाँ मेरा बैलेंसिंग तो डन है। अगर आपको लगे कि मेरा बैलेंसिंग वीक है तो फिर से आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एक पॉइंट इस तरह से हो गया। फिर हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसमें जो भी सब टॉपिक है मैंने लिख दिए, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो मैंने लिखा ही है। तो इससे क्या होगा, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ सकते हो। जैसे अगर आपको याद आ रहा है कि अच्छा चेंज इन स्टेट में ये सॉलिड से गैस बन रहा है कार्बन, तो इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हो, है ना। और आपको रिकॉलिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगा ऐसे नोट्स में। तो रिएक्शन आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि रिएक्शन याद नहीं रहता जनरली बच्चों को। और दूसरी बात, जब ये फॉर्मूला लिखते हैं MgCl2, कई सारे बच्चे मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl लिख देते हैं क्योंकि उनको करेक्ट फॉर्मूला मालूम ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ उनके लिए नई होती है, एकदम न्यू होती है इस टाइम पे, फॉर्मूला लिखना, रिएक्शन को बैलेंस करना, रिएक्शन को लिखना, प्रैक्टिस करना। इसलिए इनका नोट्स में होना रिवीजन लास्ट मोमेंट पे ये काफ़ी हेल्प करता है। और कई बार तो डायरेक्ट ये एग्जाम्पल, ये रिएक्शन आपको एग्जाम पेपर में आपको मिल जाता है, तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हाँ ये हमने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा और ये तुरंत हमें देखने को मिल गया हमारे पेपर में। अब ये थर्ड पॉइंट पे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें भी ऐसा लिख दिया सारे टाइप। देखो यहाँ पे हमने निमोनिक्स तैयार किए हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन में 3 तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और थर्मल। तो P से हो गया फोटोलिटिक, E से हो गया इलेक्ट्रोलिटिक, T से हो गया थर्मल। और एक एग्जाम्पल हमने लिख लिया थर्मल का। तो इस तरह से जब आप निमोनिक्स बनाते हो ना तो काफ़ी आई कैची होता है और आप उसको भूलते नहीं हो। जैसे एक बहुत ही कॉमन एक बताता हूँ, ये क्लास 10 के जो बच्चे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमेशा मिस्टेक करते हैं, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बट वहाँ पे वो उनको लगता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पॉजिटिव वर्ड है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे हमेशा मिस्टेक करते। लेकिन जब आप ये निमोनिक्स लिखते हो तो ऐसी मिस्टेक्स आपसे नहीं होती है। रिडक्शन के लिए देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और रिएक्शन बगल में लिखे हुए हैं। तो इस तरह से एक फास्ट रिकैप आप चैप्टर का कर सकते हो। जितने भी रिएक्शन हैं सब लिख दिया उनको पॉइंट वाइज, ठीक है, अच्छे से। अब क्या करना है, ये जब आपने तैयार कर लिया नोट्स, और ये 2 पेजेस का नोट या 1 पेज का नोट बनाने में आपको हार्डली 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, पर चैप्टर। लेकिन इसे हमें 3 बार एटलीस्ट रिवाइज करना है। एक बार जैसे अगर कल एग्जाम है तो आज रात को जब हमारी पूरी तैयारी हो गई उसके बाद ये नोट्स अपने हाथ में रखने हैं और सारे टॉपिक को एक बार देखना है और ये माइंड में रिकॉल करना है कि कौन सा पॉइंट आपको याद है और कौन सा पॉइंट आप भूल चुके हो। जो पॉइंट आप भूल चुके हो आप उसे इनसर्कल कर लो पेंसिल से, या फिर आप उसे स्टार मार्क देकर नोट कर लो कि ये हमें एक बार और रिवाइज करना है। और जो पॉइंट लर्न है उस पर टिक कर लो। फिर जब आप सुबह उठते हो फ्रेश माइंड से, उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एटलीस्ट आपको 2 बार और इसकी रिविजन करनी होगी। ये आप तरीका ट्राई करके देख लो और मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस बता दो। मैं आपको एकदम दावे से बताता हूँ कि ये बिल्कुल वर्क करेगा और इससे आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से नहीं बनाना चाहते हो नोट्स, आपको अभी भी नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स के इसी टाइप से नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो फॉर्म फिल करना, फॉर्म फिल करने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको भी चाहिए एकदम सेम इस तरीके का नोट सर का बना हुआ, ठीक है ना, तो आप ज़रूर से उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर हमें बाकी सब्जेक्ट्स का भी बता दो एक बार, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। हमने बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी रखा है जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए। तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला। अगर आप फार्मूला डन कर जाते हो तो आप समझो कि आपका 50% काम हो गया। कोई बच्चा अगर फार्मूला में अच्छा है, स्मार्ट है, सारे फार्मूला उसको तुरंत याद आ रहे हैं,
तो दैट मीन्स उसका 50% काम हो चुका है। फार्मूला बेस्ड ही आता है ना, बहुत सारे मैथ्स का जो सॉल्विंग है वो तो फार्मूला बेस्ड ही आता है, हर जगह फार्मूला लगता है। तो फार्मूला पे हाँ एक अलग से नोट्स बना लो या फिर अलग से कॉपी ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसमें चैप्टर वाइज फार्मूला होना चाहिए, सेट्स का अलग, मतलब हर एक चैप्टर्स का अलग, जितने भी फार्मूलाज हैं वो, और हमेशा 2 दिन 3 दिन एक बार तो आप उसे गो थ्रू करो। वही मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स नोट की। अगर आप मैथ्स की नोट्स बना रहे हो तो चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज आप बना लो, एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज लिख लो, एक पेज में 2 पेजेस लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, हैंडराइटिंग खराब नहीं करना है और नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 पेजेस पे जा सकते हो। तो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, ठीक है। और अगर लेट्स से कि आपके पास कुछ जैसे ज्योमेट्री है या फिर मेंसुरेशन है, तो उसके डायग्राम्स भी आप अगर ड्रॉ करके वहाँ पे मेंशन करोगे तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। साइंस की बात है तो साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। फिजिक्स में 2 चीज़ें मैं बताता हूँ, एक तो जो आप जिसमें जो डायग्राम्स होंगे वो, और इसमें भी फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज लिखने हैं और डायग्राम अगर जो इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, जैसे रे डायग्राम हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट हो गया या फिर कुछ सिंबल्स हो गए, तो वो सब आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हो अपने स्मार्ट नोट्स में फिजिक्स के। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और रिएक्शंस, क्योंकि केमिस्ट्री के जब टीचर्स चेक करते हैं पेपर्स को तो वो डेफिनेशन से ज़्यादा एग्जाम्पल पे जाते हैं, और उनको अगर दिख जाता है कि एग्जाम्पल बच्चे ने रॉन्ग लिखा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चा यहाँ पे ब्लफ कर रहा है डेफिनेशन में। तो एग्जाम्पल अगर आपने स्पेसिफिकली लिखा है करेक्ट, तो कई बार डेफिनेशन में थोड़ी प्लस माइनस होती भी है तो आपको टीचर फुल मार्क्स दे देते हैं, बिकॉज यू हैव रिटन दी करेक्ट एग्जाम्पल्स। और रिएक्शन, जिन बच्चों की रिएक्शंस अच्छी होती है उनकी केमिस्ट्री डेफिनेटली अच्छी होगी, लेकिन कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, उनके रिएक्शंस अच्छे होते हैं, वो कई बार डिफिकल्ट रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। जब तक आपसे अगर आपको एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा सिंपल एग्जाम्पल्स लिखो, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट एग्जाम्पल लिखने जाओगे और हो सकता है आपने बैलेंसिंग सही से नहीं किया या फिर एटम्स इधर के इधर कर दिए, तो फिर इंटायर वो एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आपको वहाँ पे चॉइसेस दिए हुए हैं, आप आपके अपने हिसाब से आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, रिएक्शन लिखने हैं, तो प्लीज़ राइट सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। और तीसरा आता है बायोलॉजी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। इसमें आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप डायग्राम्स देख कर जाओगे तो आपसे वहाँ पे पेपर में डायग्राम नहीं बनने वाले, इसलिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस चाहिए और डायग्राम्स आपके नोट्स में होना चाहिए। प्लस कई सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं, बायोलॉजी में कई सारे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे डेफिनेशंस हैं जिनके कीवर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज साइंस का। अब आता है एसएसटी में। एसएसटी में कैसा होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, पॉइंट वाइज होते हैं, जैसे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, या कई सारे और भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा माइंड मैप यूज़ कर सकते हो एक जगह पे। नोट्स जब आप बनाते हो तो माइंड मैप सबसे ज़्यादा एसएसटी में यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एग्जाम्पल्स लिखने में या फिर पॉइंट्स को रिमेंबर करने में। और निमोनिक्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, निमोनिक्स भी आप कई सारे अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, है ना, ये प्रूवन मेथड है। और इंग्लिश के लिए आपके पास एटलीस्ट ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो एक जगह लिखे होने चाहिए। और दूसरे वाले पेज में या फिर 2-3 पेजेस में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसका पैटर्न लिखा होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट डे में आप जाकर देख रहे हो कि अच्छा पैटर्न क्या है, कहाँ पे डेट लिखते हैं, कहाँ पे सिग्नेचर लेते हैं, कहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर कैसे आता है। ये लास्ट मोमेंट रश पे आप अवॉइड करो, आप पहले से आप रेडी रहो। जितने भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है या फिर जितने भी लेटर्स राइटिंग है, उन सबका फॉर्मेट एटलीस्ट आपके पास आपके नोट्स में रेडी होना चाहिए, आपके खुद के हैंड राइटिंग में। तो आई थिंक अगर इतना बच्चे कर ले तो एक काफ़ी अच्छा स्कोर लेकर आएंगे और पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे के साथ ये कंडीशन आती है कि उनको एक लास्ट मोमेंट पे फियर आता है कि हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अब हम लोग 2 दिन में कैसे प्रिपेयर करें, 1 दिन में कैसे प्रिपेयर करें। स्मार्ट नोट्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बचा सकता है और इसके पीछे मेरी रियल स्टोरी है और मैं इस चीज़ को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हुआ ये था कि आज से 13 साल पहले जब मैं 3rd ईयर में था इंजीनियरिंग में, तो एक पेपर था हीट ट्रांसफ़र का और पूरे सेमेस्टर हम लोग ने बहुत मस्ती की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अब हमें लगा कि अब जब एग्जामिनेशन नज़दीक आ गई है, कोशिश भी किया 1-2 दिन पहले बट नहीं हो पाया। और जो गैप मिलता तो हमें लगता हमें टाइम है हमारे पास, तो 1-2 दिन का गैप निकल गया। लास्ट मोमेंट पे जब जैसे आज सुबह का 10 बज रहा है, वैसे 1 दिन थे मेरे पास, क्योंकि अगले दिन सुबह एग्ज़ाम थी, तो मेरे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम था और वो इतना बल्कि एक हैवी सब्जेक्ट था हीट ट्रांसफ़र करके। तो उस वक्त हीट ट्रांसफ़र की एक बुक आती थी आर के बंसल करके, और काफ़ी हैवी बुक थी वो,
काफ़ी सारे पेजेस थे। मैं सोचा इतनी बड़ी बुक मैं कैसे एक दिन में कवर करूं, और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, बहुत बहुत भयंकर उसमें पैनिक क्रिएट हुआ। फिर मैंने सोचा जाने तो जो होगा होगा, अभी मैं सीधा नोट्स बनाता हूँ। और नोट्स में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी भी डेफिनेशन को लिखूंगा नहीं। अच्छा, डिसाइड क्यों करूंगा, वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर मैं डेफिनेशन लिखता तो मैं नोट्स बना ही नहीं पाता। तो मैंने क्या सोचा कि चलो मैं रीड करता हूँ फटाफट, और जो भी कीवर्ड्स होंगे वो लिखता हूँ, जो टॉपिक्स होंगे वो लिखता हूँ, जो सब टॉपिक्स होंगे वो लिखता हूँ। और मैंने 3-4 पेजेस में, 3 पेजेस से 4 पेजेस तक चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बना लिए। और उसी को मैं शाम में भी रिवाइज किया, सुबह भी रिवाइज किया उठ के, और वो इतना फैंटास्टिक पेपर गया। एक तो पहले रिलीफ हुआ कि चलो पेपर अच्छा गया। जब रिजल्ट आया उस वक्त भी मुझे 90 to 95 के ग्रेड्स मिलते थे। हम लोग में ऐसा होता था कि 95 के ऊपर आया तो आउटस्टैंडिंग, 90 to 95 आया तो एक्सेलेंट, ऐसे ग्रेड्स। तो मुझे उसमें एक्सेलेंट ग्रेड मिला था। और उस दिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि पूरी की पूरी बुक, उस पूरी की पूरी बुक को मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में एकदम छोटे नोट्स में बना लिया, और पॉइंट सारे रिकलेक्ट करते गया कि मैंने क्या रीड किया था, क्या रिवाइज किया था। जब मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा ये टॉपिक मिसिंग है या मुझे डेफिनेशन लर्न नहीं है, तो मैं वापस से उस बुक पे ओपन करके देख ले रहा था डेफिनेशन, फिर बंद कर ले रहा था। तो इससे बहुत बेहतरीन मेरा एग्जाम गया था। एंड दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी टू स्टार्ट विद द स्मार्ट नोट्स। और ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये सारे मैंने अपने क्लासरूम के बच्चों को बता के रखा है, उन्होंने भी अप्लाई किए और उनके भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स मिले हैं। ओके, तो नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और हमें कोई गाइड करने वाला चाहिए तो वो और ज़्यादा सही हो जाता है। तो ये सब देखने के बाद बहुत, आई थिंक बहुत ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। आप खुद से बनाना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, जैसा सर ने बताया उसी तरीके से बनाना। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो एक छोटी सी अमाउंट दे करके आप नीचे से गूगल फॉर्म फिल करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप ज़रूर से ट्राई करना, और जो भी होगा फिर सर आपको बता देंगे, ठीक है ना सर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये बहुत अच्छी चीज़।